स्टूडेंट्स, आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सेलुलर रेस्पिरेशन की जो सबसे पॉपुलर या मॉडर्न टाइप है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती थी और उसके 4 मरहले थे: ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहले आपको ये बता दें कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2NADH बने थे। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के दौरान भी 2NADH बने थे, जबकि क्रेब्स साइकिल के दौरान 6NADH बने थे और 2 FADH बने थे। ये सारे कोएंजाइम्स हैं, इन्होंने हाइड्रोजन को पिक किया हुआ है। टोटल 12 हाइड्रोजन ग्लूकोज के अंदर मौजूद थे, उन सबको रिमूव किया गया है। अब इन हाइड्रोजनों को एक जगह पर ले जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उधर डाला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ है और इसके कितने पार्ट्स हैं, पहले ये देखते हैं। ये सब कुछ होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा और इसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टी। और इधर ये इसका जो सेंटर है ये मैट्रिक्स बना है। इस मैट्रिक्स में 10 NADH हैं और 2 FADH हैं। ये अपने हाइड्रोजनों को इस मेम्ब्रेन में मुंतकिल करेंगे। कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन। यानी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इस इनर मेम्ब्रेन में मौजूद है। मेम्ब्रेन कहते हैं तो हमारे जहन में फौरन आना चाहिए लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड। और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं वो कोई इस तरह से, कोई इस तरह से, कोई इस तरह से और कुछ आर पार भी है। इसको मैं दोबारा बताता हूँ। बाहर आपको जहन में आ गया ना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब इसके पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं, इसको फिर फोटोसिंथेसिस में जिस तरह दिखाया था ऐसे दिखाएंगे। हायर एनर्जी लेवल और यहाँ लोअर एनर्जी लेवल तक इस मेम्ब्रेन में ये सब्सटेंसेस मौजूद हैं। और इन सब्सटेंसेस के 4 या 5 पार्ट्स हैं। 4 या 5 इसलिए कह रहा हूँ कि एक को बाज़ जगह इग्नोर किया जाता है। पहला जो पार्ट है इसको कहा जाता है NADH ऑक्साइडेज या रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। पहले हिस्से को ये कहा जाता है। दूसरे हिस्से को FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तीसरे हिस्से को साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और चौथे को साइटोक्रोम ऑक्साइडेज कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इन दोनों के बीच में एक अकेला मूवेबल या मोटाइल कैरियर यूनिट मौजूद है जिसको साइटोक्रोम C कहा जाता है। C इसको भी मिलाओ तो 5 कंपोनेंट्स हैं। अगर इसको इग्नोर करो तो 4 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट नंबर 1 ये है, कंपोनेंट नंबर 2 ये है, 3 ये है और इसको 4 कहा गया है। अगर हम साइटोक्रोम C को कंसीडर ना करें तो ये 4th है, अगर उसको कंसीडर करें तो ये 5th है। ये कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अब इधर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? NADH अपने हाइड्रोजन इधर मुंतकिल करेगा और ये खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये हो जाएगा रिड्यूस। ये कॉम्प्लेक्स रिडक्टेज इसीलिए कहते हैं इसको। ये कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम्स और कोएंजाइम्स का मजमुआ है और कोएंजाइम्स प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं। पहले ये देखते हैं NADH रिडक्टेज में क्या है। रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है ना ये, इसमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम है
FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसका दूसरा हिस्सा है FES फेरस और सल्फेट, आयरन और सल्फर, ये मौजूद है। और दूसरे में क्या मौजूद है, FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स में यहां पर है, एक तो है कोएंजाइम Q, नाम से जाहिर है, दूसरा है FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और तीसरा है FE और S। ये कॉम्प्लेक्स क्यों कहा, अंदाजा हो रहा है आपको? पहले ये समझना है आपने, इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा है कि ये दो चीजों का मजमूआ है, बल्कि तीन चीजों का मजमूआ है। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, आयरन और सल्फर, ये चार चीजों का मजमूआ है। कोएंजाइम Q, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, आयरन और सल्फर। जबकि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या क्या मौजूद है? इसमें है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, ये दो हिस्से हैं इसके। जबकि ये जो साइटोक्रोम C है ये अकेला है बीच में। अच्छा, इसके बाद आखिरी है साइटोक्रोम ऑक्साइडेज कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और कॉपर, इसमें तीन चीजें हैं। और इन सब से नीचे अलग यहां पर ऑक्सीजन है। तो पहले दोबारा बता दें आपको, हाइड्रोजन जिसको NAD और FAD ने हाइड्रोजन को पिक किया हुआ है, उस हाइड्रोजन के प्रोटॉन अलग होंगे, इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, अलग होकर इलेक्ट्रॉन इस सीरीज से गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन इस सीरीज से गुजरेंगे। इस इलेक्ट्रॉन गुजरने की सीरीज या रास्ते को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के चार कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट नंबर 1 है, उसका नाम क्या है, NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या क्या मौजूद है, FMN और आयरन और सल्फर। दूसरा हिस्सा है FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या क्या है, कोएंजाइम Q, FAD, FE और S, ये मौजूद है। तीसरा साइटोक्रोम B और C पर मुश्तमिल है, और चौथा साइटोक्रोम A, A3 और कॉपर पर मुश्तमिल है। बीच में यहाँ इन दोनों के 3 और 4 के बीच में साइटोक्रोम C है। यहाँ एक और आखिरी नुक्ता बताते हैं, फिर मसला हल हो गया हमारा। वो नुक्ता क्या है, कोएंजाइम Q और ये जो साइटोक्रोम C है ना, ये वाला, इन दोनों को मोबाइल कैरियर्स भी कहा जाता है। मोबाइल कैरियर्स कहते हैं इन दोनों। मोबाइल कैरियर इसलिए कहते हैं कि बाकियों को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा ना, याद आया कुछ? प्रोस्थेटिक ग्रुप तो एंजाइम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होता है, जबकि ये दोनों अटैच नहीं है। और इस मेम्ब्रेन के बीच में जो लिपिड बाइलेयर है, उसके बीच में ये मूव कर सकते हैं, और मूव करके उधर से इलेक्ट्रॉन लाके इसको देंगे, ये इधर ये मूव कर सकते हैं। किस किस को कहा, कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C, इन दोनों को मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर या सिंपल मोबाइल कैरियर्स कहा जाता है। क्यों कहा गया, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के बीच में जो लिपिड बाइलेयर है उधर ये मूव कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? तो ये जो बुक में आप डायग्राम आप देखेंगे, वहाँ ये इमेजिनरी इनकी स्ट्रक्चर है। अब आप इनको जहन में रखें, तो हम आपको ओरिजिनल इसकी साइट बताते हैं। साइट ओरिजिनल इसकी माइटोकॉन्ड्रिया है। फर्ज करें ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, और उसकी ये इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर सब कुछ है मौजूद। यहाँ सबसे पहले क्या होगा, इसका नाम क्या रखूं, NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। इसका नाम क्या रखूं, FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये क्या चीज मौजूद है, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर है साइटोक्रोम C, और इधर क्या मौजूद है, साइटोक्रोम ऑक्साइडेज कॉम्प्लेक्स। यही कहेंगे ना,
तवज्जो है कि नहीं है? अच्छा, अब जरा तवज्जो करना इधर। NADH, इसने हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करके खुद क्या हो गया? NAD हो गया। हाइड्रोजन किसने रिसीव किया? NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1 ने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद यहां से क्या होगा? तवज्जो, यहां से ये होगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भेज दिया गया, यानी हाइड्रोजन को छील दिया गया। छील के इलेक्ट्रॉन किधर रहा? NADH रिडक्टेज के पास रहा। जो F क्या था? FMN आयरन और सल्फर पर मुश्तमिल था। इलेक्ट्रॉन इधर रहे, प्रोटॉन इधर आ गया। फिर क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर इधर आया FADH के पास। इधर को एंजाइम Q ने इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके आगे मुंतकिल किया। आगे से C के पास आया, C से आखिरी रिडक्टेज के पास आया। ये समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन गुजरता रहा, प्रोटॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर रहा है। फिर क्या होगा? FADH ये अपने हाइड्रोजन को FADH रिडक्टेज के हवाले करता है, एक स्टेप नीचे, क्योंकि ये को एंजाइम है तो अपना इसका एंजाइम तो इधर है, तो ये इधर ही डील कर सकता है ना, पहले वो नहीं कर सकता। इधर भी क्या हुआ? को एंजाइम Q ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके अगले ग्रुप में, अगले से साइटोक्रोम C में, C से आगे मुंतकिल किया गया। यहां भी हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में शिफ्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब जब इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में हाइड्रोजन की कसरत हो गई, जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये लफ्ज भी जरा समझ लें। एक तो हम जब भी डिस्कस करते हैं ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। अगर किसी सरफेस के दो तरफ कोई चीज बराबर ना हो, एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ कम हो, तो इस कैफियत को कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन का फर्क। H की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, वहां कम है या नहीं है। तो अब इनको उधर शिफ्ट करना है, किधर? मैट्रिक्स में, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स में शिफ्ट करना है। मैट्रिक्स में शिफ्ट करने के लिए इसी मेम्ब्रेन में यहाँ एक और सब्सटेंस है। अब मैं उसको यूं बनाता हूं, ये फर्ज करें हमारी मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना जी। इस मेम्ब्रेन में ये लिपिड बाइलेयर है, ये पहला कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कॉम्प्लेक्स और चौथा कॉम्प्लेक्स इधर है। और इस चौथे कॉम्प्लेक्स के बाद एक और मॉलिक्यूल है, वो इस तरह से है, यूं। अच्छा, बुक में शायद आपको उल्टा लगे, बुक वाला ने इधर कंसीडर किया है, मैंने थोड़ा नीचे किया। तो हाइड्रोजन किधर था? इधर है ना। ये कौन सी जगह है? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है ये। और ये कौन सी जगह है? मैट्रिक्स। जब ये हाइड्रोजन की यहां कसरत हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल कहलाता है एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज भी कहते हैं इसको, बाज़ जगह पर एटीपी सिंथेज भी लिखा हुआ है। इसके दो हिस्से हैं। ये जो मेम्ब्रेन के अंदर बन पड़ा है, इसको कहा जाता है F0 पार्टिकल या F0 पार्टिकल कहते हैं। जो अंदर मैट्रिक्स की तरफ निकला हुआ है, इसको कहते हैं F1 पार्टिकल। तो एटीपी सिंथेटेज के कितने हिस्से हैं? दो। F0 पार्टिकल मेम्ब्रेन के अंदर फंसा हुआ है और F1 पार्टिकल अंदर मैट्रिक्स में ओपन में पड़ा हुआ है। ठीक है। होगा क्या? जब यहाँ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये हिस्सा एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा? F0 या F0। इसके एक्टिवेट होने से प्रोटॉन को यहां से उधर मैट्रिक्स में पंप किया जाएगा। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से प्रोटॉन को कहां भेजा जा रहा है? मैट्रिक्स में। जब प्रोटॉन उधर जाएंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जंप करते हुए आ रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर आएंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल जाएंगे तो क्या होगा? H बन जाएगा। इस H को यहां रिसीव करने के लिए ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? हाफ O2। हाफ O2 क्यों लिखते हैं?
ऑक्सीजन जब भी लिखा जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा जाएगा जी, O2 की शक्ल में लिखा जाएगा। यहाँ O2 नहीं है, एक है, तो हाफ O2 लिखेंगे। हाफ O2 का मतलब है एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस H के साथ मिलेगा, फिर एक और H आएगा उसके साथ मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे? H2O बन जाएगा। ये H2O बन गया। और इधर क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहे थे तो वो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। उस एनर्जी की मदद से ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़कर ATP बनाया जा रहा था। ये 3 स्टेप्स में हुआ है, तो 3 ATP बनी। यहाँ आप इसको जहन में रखें। मैं जरा ऊपर आसान वाला तरीका बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बुक पढ़ते हैं। अब आप इसको यूँ समझ लें, ये हायर एनर्जी लेवल है और यहाँ पर ये लोअर एनर्जी लेवल है। ये हिस्सा है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ये हिस्सा कौन सा है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है समझो। तो यहां से NADH जब हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करके खुद NAD बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर और प्रोटॉन इधर होंगे ना। इलेक्ट्रॉन इधर अंदर आ गया है, प्रोटॉन उधर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में है। और यहां से ये कौन सा था? FADH रिडक्टेज, ये NADH रिडक्टेज, ये FADH रिडक्टेज, ये साइटोक्रोम रिडक्टेज, ये साइटोक्रोम ऑक्साइडेज। मैं ये कह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हुए तो इतनी एनर्जी निकली कि उसकी मदद से एक ATP बना। फिर जहां यहां निकले तो फिर एक और ATP बना। और जब इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे और यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाएंगे, तो उस वक्त एक और ATP बनेगा। तो एक हाइड्रोजन जो NADH ने पिक किया हुआ था, उसका एक हाइड्रोजन यहां से गुजरेगा तो 3 ATP बनेंगे। लेकिन FAD तो नीचे शिफ्ट कर रहा था ना इधर, इसलिए जब FAD का हाइड्रोजन गुजरेगा तो उससे 2 ATP बनेंगे। अच्छा, यहां पर एक सवाल भी उठाया गया कि एक ही साथ क्यों नहीं एनर्जी निकाली? देखें, एनर्जी कहते हैं तो आप समझ लें ये 2 तरह की एनर्जी, एक ATP, एक हीट। अगर एक ही पॉइंट से सारी एनर्जी निकालते तो वो हीट की शक्ल इख्तियार कर लेता और इस सब को जला देता। तो यहाँ कंट्रोल तरीके से 3 पॉइंट्स पर थोड़ी इधर निकाली, इधर नहीं निकाली, इधर निकाली, इधर नहीं निकाली, इधर निकाली, फिर अगले में नहीं निकाली। तो स्टेप बाय स्टेप यानी थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी इसलिए निकाली गई ताकि वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट ना हो, और हीट के में कन्वर्जन होता तो यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता, जिससे पूरा माइटोकॉन्ड्रिया जल के खाक हो जाता। लिहाजा 3 स्टेप्स में निकाला गया। अब आप खुद फैसला करें, NADH कितने थे? 10 NADH के हाइड्रोजन यहां से चलेंगे तो टोटल कितने ATP बनेंगे? 30 ATP। 10 NADH ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजरे तो बन गए 30 ATP बन गए। 2 FADH जब ये 2 FADH यहां से गुजरे तो हर एक से कितने? 2 ATP। तो इससे टोटल बने 4 ATP। टोटल कितने हो गए? 34 ATP। और हमें ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP मिले थे? 2 ATP मिले थे ना। 2 खर्च हो गए थे, पहले तो 4 थे, 2 खर्च हो गए थे, 2 बने, तो ये कितने हो जाएंगे? 36 ATP बने। लेकिन क्रेब्स साइकिल के दौरान भी तो कुछ बने थे। कितने बने थे वहां? 2 बने थे। क्रेब्स साइकिल 2 दफा चला था, 2। ये कितने हो गए? 38। लेकिन हमें बताया जाता है कि नेट 36 बने थे। तो उसकी वजह यह है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो 2 NADH बने थे, उनको माइटोकॉन्ड्रिया में लाने में 2 ATP उधर खर्च हो गए। लिहाजा इसमें से -2 कर देंगे तो ये हमारे पास नेट जो आएगा वो है 36 ATP। इसी को एनर्जी बजट भी कहते हैं। मैंने जमा किया बेटा, मैंने नया कोई काम नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि 10 NADH में से हाइड्रोजन यहां से गुजरे तो 30 ATP बने, 2 FADH गुजरे तो 4 ATP बने। टोटल कितने हो गए?
34। ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 मिले थे तो हो गए 36। 2 क्रेब्स साइकिल के दौरान बोनस के तौर पर मिले थे तो ये हो गए 38। लेकिन इनमें से 2 और एटीपी जो NADH माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर बने थे उनको माइटोकॉन्ड्रिया में लाने में खर्च हो गए हैं, लिहाजा हमारे पास नेट एटीपी कितने बचे? 36 एटीपी बचे। ठीक हो गया? यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। सर जब इलेक्ट्रॉन FADH रिडक्टेज से साइटोक्रोम रिडक्टेज में आते हैं ना सर, तब ये एनर्जी तब एटीपी नहीं बनता ना? नहीं, वो बहुत कम होती है ना एनर्जी। मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि एकदम एनर्जी नहीं निकाली जाती है, थोड़ी थोड़ी करके निकाली जाती है तो अगले स्टेप में बन जाए। अच्छा, मतलब पहले स्टेप में निकलेगा, दूसरे में नहीं निकलेगा, तीसरे में? हाँ, इस तरह स्टेप बाय स्टेप निकलेगा। ठीक हो गया बेटा? समझ आ गया सबको? यस सर। अच्छा, अब एक और मसला फिर डिस्कस करना है। ये सरसरी तौर पर हमने डिस्कस किया था, वो था केमियोस्मोसिस इन फोटोसिंथेसिस। अब केमियोस्मोसिस इन सेलुलर रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो टाइम जरा चेक करें। हो गया है? तो ये कल बताऊंगा आपको, ठीक है?